जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं 5 टाइप ऑफ रीट्स को जो कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी करती है। ठीक है, इसको जारी क्यों किया जाता है? तो इसको जारी करने का मुख्य रीज़न जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 5 टाइप ऑफ रीट्स को जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो जारी करती है। इन किस किस क्षेत्र में जारी किया जाता है और क्या क्या इसके अंदर बताए गए हैं, तो हम इन सारे चीज़ों को हम आगे समझने वाले हैं डिटेल में, एक्सप्लेनेशंस के साथ और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। देख सकते हो कि किस प्रकार के रीट्स होते हैं। तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी, क्वाई वारंटो। तो हम इन सारे रीट्स को समझने वाले हैं रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहा जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसलिए द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा था। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं हम आगे डिटेल में। ठीक है, चलो देखते हैं हम आर्टिकल 32 को। पहले हम आर्टिकल 32 को हम अच्छे से समझते हैं, फिर आर्टिकल 226 को समझेंगे, फिर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा जो है वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखता है, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226। हम इनके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ डिटेल समझने वाले हैं। तो देखते हैं हम आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 32 क्या है? ये हमारा फंडामेंटल राइट है दैट गिव्स पीपल द पावर टू डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 32 के तहत कोई भी सिटीजन जो है वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है किसको? तो सुप्रीम कोर्ट को जो है वो डायरेक्टली रूप से अप्रोच कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली रूप से जा सकता है। कोई भी अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा हो तो वो डायरेक्टली कहाँ जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। व्हेन देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? तो इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस इसलिए कहा था। ठीक है, क्योंकि कोई भी सिटीजन्स डायरेक्टली किसको अप्रोच कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, यानी हाईएस्ट जुडिशरी को जो है वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है कोई भी सिटीजन्स आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके की फीचर्स क्या होते हैं। तो इसको हम की फीचर्स को समझते हैं। इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम्स के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इन बातों को ध्यान रखना। इट इज़ ए फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है? तो ये फंडामेंटल राइट्स होता है, ये डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं हम इसको, डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी कहा जाता है। इसका पावर क्या है? तो रीट्स को जारी करने का पावर है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को रीट्स जारी करने का पावर है। तो इन बातों को ध्यान रखना। ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट्स जो जारी करती है केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को लेकर के रीट्स जारी करती है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे जो दिया गया है 6 नंबर में, इस बात को ध्यान रखना, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ये बात डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर। अगर इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट चाहे तो जो सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप ऑफ रीट्स जारी करती है किसी भी सिटीजन्स के लिए, अगर इमरजेंसी का टाइम रहेगा तो उसे प्रेसिडेंट चाहे तो रोक सकती है। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसे रोक सकती है। ठीक है, हम आगे समझते हैं इसके बारे में और अच्छे से। थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये आर्टिकल 32 जो आता है वो पार्ट 3 में आता है, और 12 से 35 के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि क्या नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो है वो रीट्स जारी जो किया जाता है उसको क्या जारी करने से रोका जा सकता है। तो हम इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो लगता है वो आर्टिकल 352 के तहत लगाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम देखते हैं आर्टिकल 32 जो कहता है, क्या कहता है? आर्टिकल 32 डज नॉट ऑटोमेटिकली गेट सस्पेंडेड। आर्टिकल 32 को जो है वो ऑटोमेटिकली रूप से सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसको सस्पेंड किया जा सकता है अगर प्रेसिडेंट जो है वो इशूज कर दे, जारी कर दे ऑर्डर। आर्टिकल 359 के तहत अगर प्रेसिडेंट ऑर्डर जारी कर दे
तो जो रीट्स जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत, तो इसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान क्या सस्पेंड किया जा सकता है रीट जो जारी किया था इसको? हाँ, तो इसको सस्पेंड किया जा सकता है, तो इस बात को ध्यान रखना, लेकिन प्रेसिडेंट का ऑर्डर ज़रूरी है। अब हम देखते हैं, अगर प्रेसिडेंट्स का नो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं आता हो तो वहाँ पे जारी मतलब आर्टिकल 32 जो है वो जैसे कंटिन्यू कर रहा था वैसे ही कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो रीट्स जारी करने का प्रोसेस जो है वो वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है, विथ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जाता हो तो वहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है जो रीट्स जारी किया जाता है उसको। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 226 से रिलेटेड, 226 से रिलेटेड क्या दिया गया है। तो इसमें हाई कोर्ट जो है वो रीट जारी करती है, इसके तहत जो है वो हाई कोर्ट को अधिकार है कि वो रीट जारी कर सकती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का यूज़ करके रीट्स जारी करती है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट जो है वो 226 का यूज़ करके रीट्स जारी करती है। तो इस बात को ध्यान रखना, और इसका ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है, तो हम आगे समझेंगे। तो अब देखते हैं हम आगे, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स एवरी हाई कोर्ट द पावर टू इशू रीट्स। आर्टिकल 226 के तहत बताया जाता है कि सभी हाई कोर्ट, भारत के अंदर कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो करेंट समय में जो है वो 25 हाई कोर्ट्स भारत के अंदर हैं, और सभी हाई कोर्ट्स जो है वो आर्टिकल 226 का यूज़ करके रीट्स जारी करते हैं। ठीक है, फॉर इन्फोर्समेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स। यहाँ ध्यान रखो कि हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के भी प्लस लीगल राइट्स को भी लेकर के क्या करती है? तो रीट्स जारी करती है। ठीक है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट क्या करती थी? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स को लेकर के रीट जारी करने का अधिकार था, यानी हाई कोर्ट के पास जो है वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है रीट्स जारी करने के लिए, वो लीगल राइट्स को लेकर के भी रीट्स जारी कर सकती है। तो इस बात को भी ध्यान रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसका हम की फीचर्स को समझते हैं कि हाई कोर्ट का क्या फीचर्स है। तो देखो ये क्या है, तो वाइडर स्कोप है, इसके पास वाइडर स्कोप है देन आर्टिकल 32, क्योंकि इसमें लीगल राइट्स के तहत भी रीट्स को जारी किया जा सकता है हाई कोर्ट में। ठीक है, नॉट ए फंडामेंटल राइट्स, और इस बात का भी ध्यान रखना कि आर्टिकल 226 जो है वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, हाई कोर्ट कैन इशू रीट्स ओनली विद इन इट्स टेरिटोरियल एरिया। हाँ, यहाँ पे क्या बताया गया कि हाई कोर्ट जो है वो रीट्स जारी करेगी, वो क्या करेगी? तो अपनी टेरिटोरियल एरिया के अंदर ही रीट्स जारी कर सकती है। ठीक है, यानी एक हाई कोर्ट का जितना सीमा है उसी के अंदर रह करके वहाँ के सिटीजन्स को लेकर के रीट्स जारी कर सकती है। उससे बाहर जो है वो दूसरा हाई कोर्ट्स या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट्स जारी कर सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं, कैन बी यूज्ड इवन व्हेन नो FR फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेशन ना हो रहा हो, लीगल राइट्स वायलेशन हो रहा हो, तब भी जो है वो हाई कोर्ट्स क्या कर सकती है? तो हाई कोर्ट जो है वो रीट्स जारी कर सकती है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रीट्स। अब हम रीट्स को समझने का प्रयास करते हैं। जो रीट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करती है तो वो किस क्षेत्र में जारी किया जाता है, रीट्स का मतलब क्या होता है, तो हम सारी रीट्स को समझते हैं। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? हैबियस कॉर्पस में किस क्षेत्र को कवर किया जाता है? तो देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब होता है हैबियस कॉर्पस का मतलब प्रोड्यूस द बॉडी, यानी सिटीजन्स को जो है ना वो अपना सह शरीर के साथ जो है वो कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है, यानी शरीर के साथ जो है उसे कोर्ट में ले जाना पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट्स जो है, ये वर्ड्स जो है ना, इस वर्ड्स को ध्यान रखना। हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ समझाएंगे, तब ये पॉइंट्स जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी बस ध्यान से देखो कि सह शरीर जो है वो हैबियस कॉर्पस में कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। ठीक है, देखो यहाँ पे, तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है? व्हेन ए पर्सन इज इलीगली डिटेन्ड, जब कोई पर्सन को इलीगल रूप से यानी गैर कानूनी रूप से डिटेंड कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। ठीक है, तब क्या करता है, कोई दूसरा बंदा जो है वो कोर्ट जाता है और हैबियस कॉर्पस का यूज़ करके जो है वो क्या करता है,
तो जिसको इलीगल रूप से डिटेन किया जाता है उसको छुड़ाने का प्रयास करता है, ठीक है, अपनी प्रूफ के साथ। हम आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तो हम अब एग्जाम्पल्स को देखते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो कि तुम रूम में पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम रूम में पढ़ रहे हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझो, ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अचानक से जो है वो तुम्हारे रूम में जो है वो पुलिस आ जाती है, बोलती है तुम चोरी किए हो, इसलिए तुम्हें जो है वो डिटेन किया जा रहा है, तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है, जबकि तुम इस चीज़ को किए भी नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं है, ठीक है। और पुलिस जो है वो तुम्हें डिटेन करके, गिरफ्तार करके जो है वो ले जाती है पुलिस स्टेशन। अब जब पुलिस स्टेशन जब तुम्हें लेके चल जाएगी, तब तो तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे दोस्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है वो, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत जा करके हैबियस कॉर्पस का यूज़ करके डायरेक्टली कोर्ट को जो है वो अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है जब कोर्ट में नोटिस को लेकर के जाया जाएगा, उसके बाद कोर्ट क्या बोलेगा, तो वहाँ के जो पुलिस है जो डिटेन किया था, उसको बोला जाएगा कि उसको, जिस इंसान को डिटेन किया गया है उसको सह शरीर जो है ना वो कोर्ट में उपस्थित होने को बोला जाएगा, ठीक है। देख सकते हो कि पिक्चर्स में यहाँ पे सह शरीर जो है उसे कोर्ट में उपस्थित कराया जाएगा, और उसके सारे प्रूफ देखने के बाद जो है अगर जज को लगा कि ये आदमी जो है वो निर्दोष है, ठीक है, इसके साथ जो है वो अन्याय हो रहा है, तो कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट बोलेगा कि इसको इमीडिएटली रूप से जो है उसे रिलीज़ कर दिया जाए। जिस पर्सन को बिना कोई गुनाह का पकड़ा गया था तो उसको जो है वो इमीडिएटली रूप से छुड़ाया जा सकता है, अगर हम आर्टिकल 32 का यूज़ करते हैं इस तरह से तब, ठीक है। अब हम देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं ताकि क्लियर हो जाए अच्छी तरह से, ठीक है। तो देख सकते हो, पुलिस ने राहुल को अरेस्ट कर लेती है विदाउट एनी रीज़न एंड डू नॉट प्रेजेंट हिम बिफोर ए मजिस्ट्रेट। मान लो कोई राहुल नाम का लड़का है जिसको पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर ली, बिना कोई गुनाह बताए जो है वो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर ली, तब उस राहुल के जो फैमिली हैं वो क्या करते हैं, तो पिटीशन दायर करते हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस के तहत। तब कोर्ट क्या करता है, तो कोर्ट ऑर्डर करता है पुलिस को टू प्रोड्यूस राहुल, कि राहुल को जो है वो कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। इफ़ डिटेंशन इज़ इलीगल, अगर डिटेंशन जो है वो इलीगल रहेगा, अगर गिरफ्तारी इलीगल रहेगा, तो कोर्ट क्या करेगा, राहुल को जो है वो छोड़ देगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि हैबियस कॉर्पस में जो इंसान को जो है वो कोर्ट में सह शरीर जो है वो प्रस्तुत करना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान रखना। ये किस चीज़ का बात करता है, तो इलीगल रूप से डिटेन किया गया पर्सन्स के बारे में बात करता है, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैंडेमस के बारे में। तो मैंडेमस का मतलब क्या होता है, मैंडेमस मीन्स वी कमांड, यानी कोर्ट जो है उसे आदेश देती है। देखो यहाँ पे यूज़ किस रूप में होता है, टू ऑर्डर ए पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म ड्यूटी, पब्लिक ऑफिसर को जो है वो अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए कहा जाता है इसमें मैंडेमस में, ठीक है। तो हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में, मान लो एक श्वेता है, श्वेता जो कि घर में रहती है, ठीक है, उसने हर महीने जो है वो बिजली की बिल भरती है, हर महीने जो है वो बिजली की बिल भरती है, लेकिन अचानक से जो है बिना कारणवश उसके घर का कनेक्शन जो है वो काट दिया जाता है, जबकि वो बिजली बिल भर रही है, ठीक है। अब श्वेता क्या करेगी, अब श्वेता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कर्मचारी के पास जो है वो शिकायत करके थक जाती है, तो श्वेता क्या करेगी, मैंडेमस का यूज़ करते हुए हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, ठीक है। तो मैंडेमस का यूज़ करके हाई कोर्ट में श्वेता जो है वो अप्रोच करती है, याचिका दायर करती है, ठीक है। अब वहाँ पे कोर्ट में इस चीज़ को चेक किया जाता है कि क्या जो श्वेता नाम की लड़की है वो
निरंतर जो है वो बिजली बिल भर रही है, तो उसके घर जो है वो कनेक्शन यानी बिजली क्यों नहीं रेगुलर दिया जा रहा है। तो इस बात को जो है वो जांच करने के बाद जो है कोर्ट का आदेश जो है वो बिजली विभाग में भेजा जाता है कि श्वेता के घर जो है वो बिजली का कनेक्शन जो है वो दिया जाए, ठीक है। तब जाकर के कोर्ट का आदेश देने के बाद जो है वो बिजली विभाग ने जो है वो श्वेता के घर से जो है वो बिजली जो कनेक्शन काट दिया गया था उसको ठीक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कोर्ट क्या कर रही है, आदेश दे रही है, वीक कमांड कर रही है, ठीक है। यानी मैंडेमस में यूज़ क्या होता है, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभाता तो कोर्ट जो है ना उसका कर्तव्य निभाने को क्या करता है, तो आदेश देता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि कोर्ट जो है वो मैंडेमस में आदेश देता है कि सरकारी विभाग के लोग जो है वो अपने काम को जो है वो अच्छी तरह से करें, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर होगा। एक अजय नाम का एक सरकारी कर्मचारी थे, मान लो कि सरकारी कर्मचारी थे जो कि अजय नाम के थे, उनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। तो उनका पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन सरकारी विभाग के लोगों ने जो है उसका पेंशन ही रोक दिया, कि बोला कि इनका कागजात का काम चल रहा है, तो काफ़ी दिनों से जो है वो उनका कागजात का काम जो है वो चल ही रहा है, ठीक है। यानी उसका कागजात जो है वो रोक दिया गया है, उनका कागजात का जो काम था उसको रोक दिया गया है सरकारी विभाग के द्वारा। अब वो क्या करते हैं, जो अजय नाम के जो व्यक्ति हैं वो मैंडेमस का यूज़ करके कहाँ जाते हैं, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहाँ पे अपनी याचिका दायर करते हैं। अब वहाँ पे कोर्ट सारा चीज़ देखने के बाद जो है वो विभाग को बोलती है कि अजय का जो है वो पेंशन जो है वो शुरू किया जाए, तब जा कर के अजय का जो है पेंशन जो है वो शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या की कोर्ट ने आदेश दिया, यानी वीक कमांड किया। तो मैंडेमस क्या होता है तो इसके बारे में समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू स्टॉप, यानी रोक दिया जाता है लोअर कोर्ट्स जो कि उसके दायरे में केस नहीं आता है, फिर भी लोअर केस जो है उस केस को देखती है। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है जब वैसा केस प्रोहिबिशंस के तहत कोई व्यक्ति लेकर जाता है, तब उस केस को जो है वो रोक दिया जाता है, ठीक है, जो कि गलत तरीके से केस को चलाया जाता है। अब हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देख लो इसका यूज़ कब होता है, तो यूज स्टॉप्स ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शंस, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जांपल्स के साथ समझने का प्रयास करते हैं ताकि हमें अच्छा से समझ में आए। देख सकते हो यहाँ पे एक राहुल नाम का व्यक्ति है जिसको आपराधिक केस में जो है वो फंसा दिया गया गलत तरीके से, ठीक है। और उसका केस जो है वो जो कि आपराधिक केस है, यानी क्रिमिनल केस है, तो इसको क्रिमिनल कोर्ट में देखना चाहिए, ठीक है। इस केस को जो है वो क्रिमिनल कोर्ट में देखा जाना चाहिए, लेकिन इसको फंसाने के लिए जो है उसे सिविल कोर्ट में ही जो है वो इस मुद्दे को देखा जा रहा है, इस केस को देखा जा रहा है, ठीक है। अब राहुल को समझ में आता है कि ये कोर्ट जो है यानी सिविल कोर्ट जो है वो अपने दायरे से जो है कहाँ जा रहा है, तो ये अपने दायरे से बाहर जा रहा है, जिसके कारण राहुल सोचता है कि इसे अब इस केस को लेकर के हमें हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो यानी हाई कोर्ट में 226 के तहत ले करके जाता है, ठीक है, प्रोहिबिशंस के तहत। अब हाई कोर्ट जब इस केस को देखता है तो कहता है कि जो केस सिविल कोर्ट के द्वारा सुना जा रहा है, जो गलत तरीके से यानी क्रिमिनल केस को देखा जा रहा है, ठीक है, तो उसको रोका जाए। तब जाकर के उस केस की जो सुनवाई है उसको तुरंत बंद किया जाता है। जो गलत तरीके से राहुल के ऊपर जो क्रिमिनल केस थोपा गया था उसको फिर क्रिमिनल कोर्ट में सुन करके उसे निर्दोष साबित किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोहिबिशंस में इस प्रकार के केस को देखा जाता है। अब हम इसको और अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले ये समझ लो कि जो कोर्ट होते हैं यानी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, उसमें जो किस प्रकार के केसेस देखे जाते हैं तो इसको समझ लो। जैसे देख सकते हो कि सिविल
कोर्ट में जो है वो डील करते हैं, डील विद डिस्प्यूट्स लाइक प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस को देखा जाता है सिविल कोर्ट में, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड केस को देखा जाता है कहाँ पे, तो सिविल कोर्ट में देखा जाता है। उसी प्रकार से देख सकते हो क्रिमिनल कोर्ट में जो है वो डील किया जाता है किसके रिलेटेड, तो थेफ्ट से रिलेटेड, मर्डर से रिलेटेड, असॉल्ट से रिलेटेड केस जो है वो कहाँ पे देखा जाता है, तो क्रिमिनल कोर्ट में देखा जाता है। ईच कोर्ट हैज़ फिक्स ज्यूरिडिक्शन, सभी कोर्ट का क्या है, तो फिक्स ज्यूरिडिक्शंस है, यानी न्याय दिलाने का एक क्या है, तो फिक्स एक एरिया है, ठीक है। पावर डिफाइंड बाय लॉ, जो कि पावर डिफाइन किया गया है लॉ के द्वारा। अब हम एक और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं जो कि इसी प्रकार का मामला है, लगभग मिलता जुलता। मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो जिसको गलत तरीके से एक अस्पताल में उस अस्पताल के लोगों के द्वारा लापरवाही के कारण, उस अस्पताल के लोगों की लापरवाही के कारण जो है उस व्यक्ति का काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति का काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है एक अस्पताल में, ठीक है, उस अस्पताल के लोगों की लापरवाही के कारण। अब वो केस जो है वो कहाँ चला जाता है, उस केस को गलत तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा फंसाया जाता है और उसे कहाँ लेके क्रिमिनल कोर्ट लेके पहुँच जाता है उस केस को, ठीक है। अब जो कि क्रिमिनल कोर्ट के दायरे में ये केस नहीं आता है, क्योंकि ये कोर्ट जो है वो सिविल कोर्ट के दायरे में आता है, लेकिन इसको कहाँ ज़बरदस्ती सुना जा रहा है, क्रिमिनल कोर्ट में, ठीक है। अब वो व्यक्ति सोचता है कि ये जो कोर्ट जो है वो अपने दायरे से जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, अपने दायरे से बाहर जा रहा है। तब वो व्यक्ति क्या करता है, तो उस याचिका को लेकर के कहाँ आता है, तो हाई कोर्ट जाता है। अब हाई कोर्ट जब इस याचिका को देखता है कि कोर्ट जो है वो गलत तरीके से सुनवाई कर रहा है, यानी सिविल मामला को जो है वो क्रिमिनल कोर्ट देख रहा है, तब हाई कोर्ट जो है वो जो पिछली अदालत में जो सुनवाई किया गया था उसको तुरंत जो है वो रोक देता है, ठीक है, क्योंकि उस अदालत के क्षेत्र से एक केस जो था वो बाहर था, जिसके कारण वो व्यक्ति क्या होता है, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो खुश हो जाता है और उसे सही न्याय मिल जाता है। आई होप आपको प्रोहिबिशन जो है वो समझ में आ गया होगा। और प्रोहिबिशन में किस बात का बात करता है, देख सकते हो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होता है, टू स्टॉप, यानी रोक दिया जाता है। जैसे हम अभी समझे कि स्टॉप से लोअर कोर्ट, यानी लोअर कोर्ट जो है फ्रॉम एक्सीडिंग इस जुडिस्कशंस, यानी अपने दायरे से बाहर जा करके जो केस देखा जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है उस केस को जो है वो क्या करता है, तो स्टॉप कर देता है। तो इस बात को जो है प्रोहिबिशंस में बताया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो है वो सर्ट्यूररी। अब इसका मतलब क्या होता है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। सर्ट्यूररी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म, ठीक है। जैसे देख सकते हो यूज़ कहाँ किया जाता है, ट्रांसफ़र ए केस और कैंसिल्स एन इलीगल ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट। तो इसको एग्जाम्पल से समझो, इफ़ कोई लोअर कोर्ट हो गिव्स ए जजमेंट विदाउट प्रॉपर एविडेंस, यानी कोई व्यक्ति का बिना एविडेंस देखे लोअर कोर्ट जो है वो जजमेंट सुना देती है, लोअर कोर्ट जजमेंट सुना देती है बिना कोई एविडेंस का, बिना कोई प्रोसेस का फॉलो किए। एविडेंस सुना देना ही किसके अंदर आता है, तो सर्ट्यूररी के अंदर आता है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन कंसीडर, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है जब कोई याचिका लेकर के सर्ट्यूररी के तहत पहुंचता है तब उसे क्या कर देता है, तो उससे कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति जो है यानी लोअर कोर्ट जो है बिना प्रोसीजर को फॉलो किए ही उस केस का जो है वो सुनवाई कर देता है। तो इसको हम और अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सर्ट्यूररी का मतलब यानी प्रमाण पत्र। जैसे देख सकते हो कि एक रीना नाम की लड़की है, ठीक है, रीना पर एक केस चल रहा था जो कि निचली अदालत में यानी लोअर कोर्ट में जो है उसके रिगार्डिंग जो है वो एक केस चल रहा था, ठीक है। अब निचली अदालत यानी लोअर कोर्ट के लोग जो हैं, लोअर कोर्ट के जो जज हैं, वो बिना केस को अच्छी तरह से सुने, है ना, वो फैसला सुना दिया, यानी बिना अच्छी तरह से रीना के बारे में जांच परख किए जो है वो लोअर कोर्ट के जज ने जो है वो क्या करता है, तो फैसला सुना देता है, जिसके कारण उसके क्या है, तो उसके नेचुरल जस्टिस का हनन होता है। रीना का जो है वो नेचुरल जस्टिस का हनन होता है। अब वो क्या करती है, वो याचिका लेकर के कहाँ पहुँच जाती है,
तो याचिका लेकर के वो हाई कोर्ट पहुंच जाती है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, अब इस निचली अदालत से जो है वो कोर्ट जो है वो पूरी तरह से जो भी रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड्स को क्या करता है, तो मंगवाता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट जो है वो जब इस केस को देखता है कि रीना को जो है उनका पक्ष भी वहाँ पे यानी लोअर कोर्ट में जो है वो रखने को ना मिला, बल्कि ऐसे ही जो है लोअर कोर्ट के जज ने जो है उसे क्या कर दिया, तो सुनवाई कर दिया। जब इस बात को हाई कोर्ट को पता चलता है तब यह जो निर्णय लिया गया था लोअर कोर्ट के द्वारा, उस निर्णय को जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो है वो रद्द कर दिया था। ठीक है, सर्टियोरेरी के तहत जो लोअर कोर्ट के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसको रद्द कर दिया गया और फिर से इस केस को जो है वो फिर से देखने के लिए जो है वो भेजा गया कोर्ट में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। एक मोहन नाम का लड़का है। ठीक है, एक मोहन नाम का लड़का है जिसके प्रति एक सरकारी नौकरी से जुड़ा एक विवाद जो है वो ट्राइब्यूनल में चल रहा था। ट्राइब्यूनल जो कि एक कोर्ट का पार्ट होता है, यानी कोर्ट की तरह ही काम करता है ट्राइब्यूनल। तो वहाँ पर जो है मोहन के सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो है वो एक केस चल रहा था। ठीक है, यह केस जो था उसके हिसाब से क्या था, वो सही था, लेकिन सुनवाई जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। यानी ट्राइब्यूनल में जो है वो सुनवाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा था, यानी उसके पर्याप्त सबूत भी नहीं देखे जा रहे थे, जिसके कारण वो क्या करता है, तो जो मोहन जो है वो इसको लेकर के कहाँ पहुँच जाता है, तो इसको लेकर के हाई कोर्ट पहुँच जाता है। अब हाई कोर्ट में जो है वो मोहन के द्वारा कहा जाता है कि जो ट्राइब्यूनल में जो फैसला दिया गया है वो गलत फैसला है, यानी इस फैसला को जो है वो रद्द किया जाए। अब हाई कोर्ट इस फैसला को देखता है कि यानी ट्राइब्यूनल ने अगर कोई गलत किया है तो उसके नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, यानी मोहन के नेचुरल जस्टिस के जो एक खिलाफ है। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है वो ट्राइब्यूनल का जो फैसला होता है देखने के बाद जो है वो रद्द कर देता है और मोहन का केस जो है वो फिर से देखने के लिए आदेश देता है कोर्ट को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है वो सर्टियोरेरी के अंदर आता है। आई होप सर्टियोरेरी जो है वो समझ में आ गया होगा कि इसका यूज़ जो होता है वो गलत तरीके से जो केस को सुनवाई कर दिया जाता है, तो इसके लिए ही सर्टियोरेरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको सर्टियोरेरी जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लास्ट जो कि क्वा वारंटो है। ठीक है, मीनिंग क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, अच्छा इसको यूज़ देखते हैं तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर एग्जांपल्स को देखेंगे तब क्वेश्चंस हैव लीगलिटी ऑफ ए पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। तो देखो एग्जांपल्स में, इफ़ समवन बिकम्स ए यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, यूनिवर्सिटी का क्या बन रहा है, तो वाइस चांसलर बन रहा है। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, विदाउट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस, यानी जो वाइस चांसलर बन रहा है उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशंस जो है वाइस चांसलर बनने के योग्य, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन जो है वो उसके पास नहीं है और वो वाइस चांसलर जो है वो बन गया है। ठीक है, द कोर्ट कैन रिमूव देम। उसके बाद जो है वो कोर्ट में कोई व्यक्ति इसको क्या करता है, तो इसको क्वा वारंटो के तहत याचिका दायर करता है, देन क्या करता है, तो उस वाइस चांसलर को जो है वो रिमूव कर देता है। तो ये सब कहाँ आता है, तो क्वा वारंटो के अंदर आता है। तो इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे जब हम एग्जांपल्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि एक जो है ना शहर में एक अमित नाम का क्या है, तो एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो नियुक्त किया गया है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिसका नाम क्या है, अमित। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करता है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो शहर का सारा फैसला जो है ना वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही लेता है। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे लोग बनते हैं, जो आईएएस होते हैं वही लोग जो है ना वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पद पर जाकर के बैठते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है इस कहानी में, सो समझो।
ठीक है। तो अमित जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पद पर बैठा हुआ है। लोगों को ये पता नहीं कि ये आदमी जो है वो फर्जी है, मतलब इसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस बनने के लिए, जबकि ये शहर में आ करके क्या बना हुआ है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पद पर जो है वो बैठा हुआ है। जब ये बात लोगों को पता चला तब ये लोग क्या करते हैं, तो कोई इंसान जा कर के हाई कोर्ट में जो है वो याचिका दायर करता है आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है, को वेरेंटो के तहत जो है वो याचिका दायर करता है। और जब ये याचिका कोर्ट देखता है तब पता चलता है कि अमित जो है ना वो फर्जी रूप से जो है वो क्या बना हुआ है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पद पर जो है वो बैठा हुआ है। ठीक है, अमित जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पद पर है, उसको कोर्ट ने जो है वो अपना सबूत देने को कहा कि तुम जिस पद पर हो वो पद तुम्हें किस प्रकार से मिला हुआ है, तो ये सबूत दिखाओ। ठीक है, जब ये सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया तो कोर्ट ने फैसला लिया कि इसका जो पोस्ट है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का, तो इसको जो है वो रद्द कर दिया जाए और वहाँ पे जो है वो एक अयोग्य व्यक्ति को जो है ना, योग्य व्यक्ति को जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के पद पर बैठाया जाए। तो इस प्रकार से जो है लोग को वेरेंटो का यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि को वेरेंटो का यूज़ कहाँ हुआ होगा। तो हम चलो एक और एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वीडियो, जो आईपीएस मिथिलेश जो कि बिहार में था, फर्जी था, और वो अचानक से एक ज़िले में जो है वो क्या आईपीएस बन करके जो है वो आ गया था, और उसके पास जो है वो गाड़ी भी थी, लाल बत्ती की जो गाड़ियाँ होती है वो गाड़ी भी जो है वो फर्जी रूप से इकट्ठा कर लिया था, और वो अचानक से कहाँ चल गया था, तो पुलिस स्टेशन में चल गया था आईपीएस बन के, जबकि वो बंदा जो था वो मात्र और मात्र 13-14 साल का था। तो यहाँ पे देखो उसी का हम एग्जांपल्स के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि कोवेरेंटो क्या होता है। तो एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है, तो आईपीएस मिथिलेश है, ठीक है, वो जो है वो पुलिस स्टेशन में अचानक से आईपीएस बनकर आया, पुलिस की वर्दी पहनकर आता है। ठीक है, अधिकारियों को आदेश देता है कि लोगों को दबाव देता है कि यहाँ के लोग जो है वो हमारे अंदर काम करें, ठीक है, हमारी बातों को जो है वो माने। लेकिन उसके पास जो है वो किसी भी प्रकार का, जो भी इंसान आईपीएस बनता है वो यूपीएससी निकाल करके ही वो इंसान जो है वो आईपीएस बनता है। ठीक है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि इसके पास किसी प्रकार का क्वालिफिकेशंस नहीं है आईपीएस बनने का, तो लोग, कोई समझदार इंसान जो है वो जाता है कहाँ पे, हाई कोर्ट में जाता है और आर्टिकल 226 का यूज़ करके को वेरेंटो के तहत क्या करता है, तो जा करके याचिका दायर करता है। और जब इस बात को कोर्ट में जाता है, ठीक है, तो कोर्ट जो है वो मिथिलेश से सवाल पूछता है कि तुम जिस अधिकार पर इस पद पर हो, ठीक है, वो अधिकार जो है वो तुम्हें कैसे मिला। तो वो मिथिलेश जो है ना वो अपने आप को साबित नहीं कर पाया, ठीक है, अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया कि हम जो है इस पद पर जो हैं वो कैसे हैं। तब कोर्ट समझ लेता है कि ये आईपीएस है वो फर्जी आईपीएस है। ठीक है, तो कोर्ट ने ऑर्डर देता है कि इसका जो भी पद है उसको इस्तीफ़ा दिया जाए और इसको कानूनी कार्रवाई किया जाए। तो इस प्रकार से मिथिलेश के ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई हो जाती है, और इस प्रकार से हम को वेरेंटो का यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन हो रहा हो तब। ठीक है, तो आई होप आपको को वेरेंटो भी जो है वो समझ में आ गया होगा कि को वेरेंटो का यूज़ जो है वो कहाँ होता है। तो आज का लेक्चर जो था वो इतना ही था। आई होप कि आपको 5 टाइप्स ऑफ रीड्स जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।